नमस्कार, मैं हरीश कुमार। स्वागत है आपका स्टडी भूगोल में। आज मैं भूगोल के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो आगामी यूपी जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 101, पृथ्वी की विकिरण खिड़की रेडिएशन विंडो किसे कहते हैं? हमारा ऑप्शन है उच्च पर्वत, समतल मैदान, पठार, महासागर। इसका उत्तर होगा ए, उच्च पर्वत। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। जल वाष्प इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों प्रकार के सौरिक विकिरण तथा पार्थिव विकिरण का अधिक अवशोषण करती है। जल वाष्प केवल वायुमंडल के निचले भाग में ही केंद्रित होती है, जबकि ऊंचाई के साथ साथ प्रवेशी तथा बहिर्गामी दोनों विकिरण बढ़ता जाता है। इसी कारण से उच्च पर्वतों को पृथ्वी की विकिरण खिड़की कहते हैं। धरातल पर पर्वत, पठार और मैदान पाए जाते हैं। जल वाष्प की मात्रा धरातल के निकट अधिक पाई जाती है और जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर जाते हैं जल वाष्प की मात्रा जो है कम होती चली जाती है। जल वाष्प जो है इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों प्रकार की सौरिक विकिरण और पार्थिव विकिरण का अधिक अवशोषण करती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे जल वाष्प की मात्रा कम होती है, जिस कारण इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों प्रकार का विकिरण जो है बढ़ता चला जाता है। इसी कारण उच्च पर्वतों को पृथ्वी की विकिरण खिड़की कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित कीजिए, एक तरफ बांध है और दूसरी तरफ नदी है। टिहरी बांध, श्रीशैलम बांध, इडुक्की बांध और पोंग बांध। इधर है नदी में व्यास नदी, पेरियार नदी, कृष्णा नदी, भागीरथी नदी। तो टिहरी बांध जो है वो भागीरथी पे है, श्रीशैलम जो है कृष्णा नदी पे, इडुक्की पेरियार पे है और पोंग जो है व्यास पे। इस तरह हमारा उत्तर होगा 4, 3, 2, 1 ब हमारा उत्तर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। टिहरी बांध भागीरथी नदी पे है, श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पे, इडुक्की पेरियार पे और पोंग बांध व्यास नदी पे है। मानचित्र पर इनकी स्थिति को देख लेते हैं। नापथा झाकरी परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पे स्थित है। भाखड़ा नांगल डैम जो है सतलज नदी पर स्थित है। टिहरी डैम जो है भागीरथी नदी पर। सरदार सरोवर डैम जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। इंदिरा सागर डैम, हीराकुंड डैम महानदी पर स्थित है। कोयना डैम कोयना नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर डैम जो है आंध्र प्रदेश की परियोजना है, ये कृष्णा नदी पर स्थित है। इसी प्रकार श्रीशैलम डैम कृष्णा नदी पर स्थित है और अंत में इडुक्की डैम जो है ये पेरियार नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। महासागरों की औसत गहराई कितनी है? ऑप्शन हमारे पास है 3600 मीटर, 3800 मीटर, 4000 मीटर, 4200 मीटर। इसका उत्तर बी होगा 3800 मीटर। महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर है और स्थल भाग की औसत ऊंचाई 840 मीटर है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को उच्चता मिति वक्र हिप्सोग्राफिक कर्व द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस आधार पर सागरीय नीतल में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल पाए जाते हैं: महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, महासागरीय मैदान और महासागरीय गर्त। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस बायोम को अनुकूलतम बायोम ऑप्टिमम बायोम कहते हैं? ऑप्शन है अयनवर्ती सदाबहार वर्षा वन, मानसूनी पर्णपाती वन बायोम, रूम सागर बायोम, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम। इसका उत्तर ए होगा अयनवर्ती सदाबहार वर्षा वन बायोम। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अयनवर्ती सदाबहार वर्षा वन बायोम, इसका विस्तार 10 अंश उत्तर से 10 अंश दक्षिण अक्षांशों के मध्य है। वर्ष भर उच्च वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर और उच्च तापमान औसत वार्षिक तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है यहाँ। इसका विस्तार अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, इंडो मलेशियन क्षेत्रों में है। भारत में पश्चिमी तट तथा असोम में इसका विस्तार है। उच्च वर्षा और अधिक तापमान के कारण इस बायोम की प्राथमिक उत्पादकता अधिक है। इस बायोम का क्षेत्रफल समस्त विश्व का 13% है, परंतु विश्व के कुल नेट प्राथमिक उत्पादन का यहाँ 40% उत्पादन होता है। यह बायोम सबसे अधिक घना एवं सर्वाधिक जीवभार बायोमास वाला बायोम है।
अमेजन बेसिन में इसे सेल्वास के नाम से जाना जाता है। महोगनी, रोजवुड, आबनस, रबर, सिनकोना, ताड़ और नारियल इसके प्रमुख वृक्ष हैं। इसमें महत्वपूर्ण 2 लताएं भी पाई जाती हैं जिन्हें एपीफाइट और लियाना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों विशेषकर पादप समुदाय के मध्य संक्रमण की पेटी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है न्यूडेशन, अनुक्रमण, इकोक्लाइन, निकेत। इसका उत्तर सी होगा, इकोक्लाइन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इकोक्लाइन 2 विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों विशेषकर पादप समुदाय के मध्य संक्रमण की पेटी को, ट्रांसलेशनल जोन को इकोक्लाइन कहा जाता है। अब इकोटोन किसको कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र के विविधता वाले किसी 2 जैव समुदाय को विभाजित करने वाले संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं। यह उच्च विविधता वाले क्षेत्र हैं, जैसे वन एवं घास भूमि के बीच सीमा रेखा, किसी 2 जलीय समुदाय के बीच का अंतवर्ती क्षेत्र। अगले प्रश्न को देखते हैं। भूतपूर्व सोवियत संघ की कोल खोज कृषि का संबंध किससे है? ऑप्शन है ए राज्य कृषि, बी बाजार कृषि, सी सामूहिक कृषि, डी मिश्रित कृषि। इसका उत्तर सी होगा, सामूहिक कृषि। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सामूहिक कृषि का अभिप्राय एक ऐसे जोत से है जिस पर एक समुदाय के समस्त सदस्यों का अधिकार होता है, जिसके नियम कानून समुदाय के समस्त लोगों को एक सूत्र में पिरोए हुए है। सबसे पहले यह व्यवस्था पूर्व सोवियत संघ में 1930 के दशक में तैयार की गई थी। इसकी उत्पत्ति रूस की बोल्शेविक क्रांति 1917 या अगस्त क्रांति के बाद सोवियत संघ की आर्थिक दशाओं से संबंधित है। छोटे घरेलू भूजोतों के अलावा शेष सभी भूमि का राष्ट्रीयकरण करके कृषि का सामूहिकरण किया गया। इस सामूहिकरण के बाद कृषि भूमि को 3 भागों में बांटा गया। पहला था सामूहिक फार्म, जिसे कोलखोज कहा जाता है। दूसरा था राजकीय फार्म, जिसे सोवखोज कहा जाता है। और तीसरा था छोटे निजी फार्म। इसी प्रकार चीन में राजकीय फार्मों को कम्मून कहते हैं और इजराइल में सामाजिक फार्मों को किबुत्जिम कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बाकू औद्योगिक नगर प्रसिद्ध है। ऑप्शन है सूती वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, पेट्रोलियम, जहाज निर्माण। पेट्रोलियम के लिए फेमस है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो हमारा सी है पेट्रोलियम। ये रूस में स्थित है। रूस में तेल मुख्यतः 2 भागों में पाया जाता है। पहला है काकेशस कैस्पियन क्षेत्र, जो कैस्पियन सागर के पश्चिम और दक्षिण काकेशस प्रदेश में फैला है। इस क्षेत्र में तेल के मुख्य कुएं बाकू में पाए जाते हैं। उत्तरी काकेशस में ग्रोजनी, माइकोप, कौसाहगिल, रकूशा और मखचकाला प्रसिद्ध उत्पादन केंद्र हैं। दूसरा क्षेत्र यूराल पर्वत के पश्चिम ढाल पर उत्तर में उफा से लेकर टर्लीटार्मक तक फैला हुआ है। अशबाक, पर्म, कुइबिशेव, असीरियन, पुसू और उफा प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं। उफा को दूसरा बाकू भी कहा जाता है। रूस में बाकू और बातुम तेल शुद्ध करने के प्रमुख केंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसून पूर्व वर्षा कर्नाटक में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है काल बैशाखी, नॉर्वेस्टर, आम्रवृष्टि, चेरी ब्लॉसम। इसका उत्तर डी होगा, चेरी ब्लॉसम। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर हमारा डी है, चेरी ब्लॉसम। भारत में कुल वर्षा का लगभग 10% वर्षा जो होती है वो मानसून पूर्व या ग्रीष्म ऋतु में होती है। ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून वर्षा होती है। केरल में स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा या मैंगो शावर कहा जाता है। कर्नाटक में इसे कॉफी वर्षा, कॉफी शावर एवं चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में ही उत्तर भारत में लू चलती है। दिल्ली और पटना के बीच इसकी तीव्रता अधिक होती है। असोम व पश्चिम बंगाल में
बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर विनाशकारी वर्षायुक्त पवनों को क्रमशः बारदोली छिड़ा और काल बैसाखी कहते हैं। बारदोली छिड़ा को टी शावर या चाय वर्षा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नामदफा व पक्कुई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम। इसका उत्तर होगा बी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। लैंडशेफ्स कुंडे का संबंध किस स्कूल से है? फ्रांसीसी स्कूल, जर्मन स्कूल, अमेरिकन स्कूल, ब्रिटिश स्कूल। इसका उत्तर बी होगा, जर्मन स्कूल। लैंडशेफ्स कुंडे अर्थात भूदृश्य विज्ञान ने जर्मनी में 20वीं सदी के आरंभ में लोकप्रियता प्राप्त की। इसके अनुसार लघु अथवा बृहद प्रदेश का वर्तमान भूदृश्य बाह्य जनित ऐतिहासिक व सांस्कृतिक बलों का परिणाम है। इसके अध्ययन में केवल मानव ही प्रधान अभिकर्ता या एजेंट नहीं है जो वातावरण को प्रभावित करता है, बल्कि अनेक अदृश्य बने कारक जैसे वायु, ताप, आर्द्रता भी योग रखते हैं। भूदृश्य एक संगामी ऐसा क्षेत्र है जहां सादृश्यता देखी जाती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।